प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत गद्य के पहले चैप्टर कवि कुलगुरु कालिदास पाठ का सारांश बताने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर का सारांश बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में एकदम आसान तरीके से पूरा सारांश लिख करके आएंगे और 4 में से 4 अंक पूरे आपको मिलने वाले हैं। तो ये चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप पूरा सारांश बना बना करके लिखेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले आपको कवि कुलगुरु कालिदास चैप्टर जरूर पढ़ लेना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारांश बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको पहली हेडिंग डालना है कवि कुलगुरु, ठीक है ना। कवि कुलगुरु हेडिंग डाल के इसमें कैसे लिखेंगे, देखो, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इतना लिखने में कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। संस्कृत साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। देखिए, यहाँ पर जितना भी लिखा जाएगा वो पूरे चैप्टर में जो आपने पढ़ा हुआ है वही यहाँ पर मेन जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, केवल वही यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। समीक्षकों ने अंतः और बाह्य साक्ष्य के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। यानी कि दोस्तों, इन्होंने अपनी रचनाओं में जितने भी इन्होंने ग्रंथ रामायण वगैरह लिखे, उनमें किसी में भी इन्होंने अपने जन्म स्थान और समय का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया है। और जो हमारे लेखक और कवि लोग थे, जो अन्य लोग थे, वो उन्होंने इनके अंतः और बाह्य साक्ष्यों यानी प्रमाणों के आधार पर इनका परिचय प्रस्तुत किया है। यानी कि दोस्तों, इनके हिसाब से इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं बताई है, सब अपने अपने अनुमान के हिसाब से इनके बारे में डिटेल दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो, कुछ अनुमान यहाँ पर वर्णन करेंगे जो आपके चैप्टर में दिया गया है। जन्म, समय एवं स्थान, अगली हेडिंग आपको डाल देना है जन्म, समय एवं स्थान, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन मानता है। यानी कि दोस्तों, कोई कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के थे, ठीक है ना, जब चंद्रगुप्त द्वितीय थे तब के थे, और कोई कहता है कि जब विक्रमादित्य थे तब के थे। यानी कि इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। बताइए, इसमें कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है। आप लोग इसे आसान तरीके से इस हेडिंग को डालकर लिख सकते हो कि भैया इनको सब अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। यानी कुछ क्या कहते हैं कि ये कश्मीर में उत्पन्न हुए, और कुछ क्या कहते हैं कि ये बंगाल में उत्पन्न हुए। अब देखो, कुल, इनके कुल के बारे में वर्णन करेंगे, ये किस कुल से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। देखो, इनकी रचनाओं के आधार पर, यानी ये अपनी रचनाओं में जिस प्रकार शब्दों का उपयोग करते थे, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि इनकी रचनाओं के आधार पर इन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ माना जाता है। इनकी रचनाओं और बोली भाषा के हिसाब से, ठीक है ना। ये शिव उपासक थे, यानी शिव के परम भक्त थे। फिर भी राम के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। अब अपार श्रद्धा थी मतलब भगवान राम से भी ये अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है ना। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस हेडिंग के अंदर लिखना है। देखिए, मैं जितना बता रहा हूँ आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चले नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मित्रों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर आपको अगली हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं के अंतर्गत हम इनकी प्रमुख रचनाएं, ग्रंथों, महाकाव्यों, नाटकों आदि का वर्णन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभवम नामक 2 महाकाव्य, यानी कि रघुवंशम और कुमार संभवम, यहाँ से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे, जो आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें पूछ लिया जाता है कि कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंशम जो है किस विधा की रचना है, तो आपको बताना पड़ेगा ये महाकाव्य है, ठीक है ना। रघुवंशम और कुमार संभवम ये दोनों महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतु संहार ये दोनों गीति काव्य हैं, ठीक है ना। मेघदूतम और ऋतु संहार ये दोनों गीति काव्य हैं, तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शकुंतलम नामक 3 नाटकों की रचना किया। यानी मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम ये 3 नाटक हैं। इनकी रचनाएं ज़्यादातर प्राचीन इतिहास से संबंधित थी, यानी ये ज़्यादातर जितनी भी बातें करते थे अपनी रचनाओं में पुरातन इतिहास के बारे में, ठीक है ना। इन्होंने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। यानी इन्होंने अपनी रचनाओं में काव्य के लिए जो अच्छे गुण होते हैं उन सभी गुणों को मिला करके इन्होंने रचनाएं बनाई हैं, और भारत की जीवन पद्धति का, जीवन शैली का इन्होंने चारों तरफ यानी सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से इन्होंने चित्रण किया है। अब देखिए, लास्ट हेडिंग आपको डालना है काव्य सौंदर्य, ठीक है ना। देखो, कालिदास की रचनाओं में बेहतरीन काव्य सौंदर्य समाया हुआ है, यानी कि बेहतर तरीके से इन्होंने काव्यों का जो है सौंदर्य बनाया है। इनके काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है, यानी इनके काव्य में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रस का यूज हुआ है वो है श्रृंगार रस।
रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि भी की गई है, ठीक है ना। वे अलंकारों के विशेषकर उपमा अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्थ हैं, यानी जो कालिदास जी हैं अलंकारों के प्रयोग में ज़्यादातर वो उपमा अलंकार का उपयोग किए हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास, अनुपम चित्रण, निर्दोष और शैली संप्रेषणीयता है, ठीक है ना। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। तो इस तरीके से आपको इस पूरे पाठ का सारांश आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर का आएगा इस बार, तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसकी पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाना और हमारे चैनल का नाम सर्च कर देना लर्न विथ आरपी, वहाँ पर एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको इसकी फ्री पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।